गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन हिस्ट्री क्लास। और आपको पता ही कि हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं, तो आज के इस लेक्चर में भी हम फ्रांसीसी क्रांति ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। और आज जो है हम लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। बच्चों, यूनिट टेस्ट के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने पुस्तक के पार्ट को, यानी फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर जो है, जैसा कि सिलेबस मैंने आपको भेज ही दिया था कि फ्रांसीसी क्रांति आपका सिलेबस है, तो पार्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक्सरसाइज से ही सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे या जो क्वेश्चंस मैं दूंगी वही सिर्फ आएंगे। तो प्लीज़ आप अपने चैप्टर को भी, अपने पार्ट को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ अपने पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हर एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा, इवेंट्स, डेट, जो भी आपके पार्ट में जितना भी अच्छे से दिया हुआ है, हर शीर्षक को मैंने अच्छे से आपको समझाया है। आप अपने पुस्तक के किताब से फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर है वो खुद से भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। बच्चों, आज का टॉपिक है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, यानी महिलाओं की क्रांति से पहले क्या स्थिति और महिलाओं की क्रांति में क्या योगदान था। देखिए, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आतंक का राज, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रॉब्सबेरी उसके लीडर थे और जैकोबिन क्लब के सदस्य उसका संचालन कर रहे थे, उसकी समाप्ति के बाद पूरे फ्रांस में जैसे कि अव्यवस्था सी फैल गई और इसकी बागडोर जो है वो कन्वेंशन, यानी नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय कन्वेंशन के हाथों में चली गई। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को, उसकी आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था जो है वो नहीं बन पाई। उसके बाद जो है नेशनल कन्वेंशन ने जो है कार्यपालिका से 5 एक शक्तिशाली, यानी 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसको डायरेक्टरी कहते थे, उनके हाथों में बागडोर सौंपी। लेकिन अब शक्ति एक ही हाथों में तो रह नहीं गई थी, लेकिन फिर भी 5 व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आई, लेकिन फिर भी इस समस्या को वो हल नहीं कर पाए। उसके बाद इसी बीच जो है समाज में जो है आपसी, क्योंकि जो समिति के जो सदस्य थे उनमें आपस में मनमुटाव भी रहने लगा था, तो मतभेद भी थे। तो इसी बीच जो है फ्रांस में एक आंतरिक मनमुटाव और एक संघर्ष शुरू हो चुका था। इसी बीच नेपोलियन बोनापार्टे जो थे, जो एक फ्रांस के एक मिलिट्री में थे, मिलिट्री के जनरल थे, उन्होंने क्या किया, वो इसी बीच वो युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध लड़ते उन्होंने क्या किया था इसमें कि ऑस्ट्रिया को हराकर पराजित कर लिया था और इटली के एक बहुत ही भूभाग पे उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था और वो कब्ज़ा ही करते चले जा रहे थे और अपने जो है युद्ध को जीतते जा रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि इसी अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया, तो बच्चों नेपोलियन ने इस स्थिति का लाभ उठाया और कुछ सैनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उसने 1799 में डायरेक्टरी जो 5 सदस्यों की डायरेक्टरी समिति बनाई गई थी उसका तख्ता उलट दिया। अब नई व्यवस्था स्थापित की गई जो है वो फ्रांस द्वारा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सारे जितने यहाँ पर क्या हुआ कि जो काउंसिलर थे, जिस पर नेपोलियन ने अपने हिसाब से जो है वहाँ पर जो है वो कॉन्सिलिएट का गठन किया। 3 काउंसिलों का एक कॉन्सिलिएट बनाया, एक गठन किया, एक समिति बनाई और इस पे जो है वो नेपोलियन खुद इसका संचालन इस समिति का कर रहे थे। और अब सारे शक्तियाँ जो है वो अधिकार जो है वो सारे अधिकार नेपोलियन के हाथों में आ गए थे। इसका लाभ उठाकर नेपोलियन ने अपनी तानाशाही जो है वो आरंभ कर दी और उसके बाद क्या हुआ, उसने जो है वो बहुत सारे लेकिन उसने जो है नेपोलियन ने एज ए काउंसिलर उसने बहुत सारे आर्थिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार भी किए फ्रांस में। अब लेकिन अपने हिसाब से उसने किया। वो लुइस 16 की तरह उसका शासनकाल नहीं था कि बहुत ज़्यादा तानाशाही तो था, तानाशाही डिक्टेटरशिप तो थी, लेकिन उसने बहुत सारे सुधार भी किए। उसने क्या किया कि इसने 1804 में उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, यानी अपने नाम से एक सिविल कोड, जो आचार संहिता कोड भी कहते हैं बच्चों, उसको लागू किया और उससे उसने बड़े सुधार काम किया और उसकी लोकप्रियता भी बहुत बड़ी फ्रांस में। फिर बाद में इसका लाभ उठाकर 1804 में नेपोलियन जो है अपने आप को उसने सम्राट घोषित कर दिया, सम्राट बन गया और फ्रांस में जो है पुनः जो है फिर से जो है वो मोनार्की सिस्टम स्थापित हो गया, यानी राजशाही स्थापित हो गया। फिर 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जो है नेपोलियन की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुनः जो है वो फ्रांस में क्रांतियाँ शुरू हो गई। अब जब हम पढ़ेंगे बच्चों कि अब जब क्रांतियाँ शुरू हो गई, फ्रांस जो है 1815 के बाद पुनः 1830 और 1848 में फ्रांस में क्रांतियाँ फिर से शुरू हो चुकी थी फ्रांस को गणतंत्र या लोकतांत्रिक बनाने के लिए। तो इस क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान था, हम अब आगे पढ़ेंगे।
बच्चों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब आप देखेंगे कि जो है हमने अभी आपको बताया कि 1830 और 1848 में फ्रांस में क्रांतियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जब यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, तो उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भी भाग लिया था। अब यहाँ पे क्या था कि महिलाएं जो हैं वो हम कह सकते हैं कि महिलाएं पहले यानी क्रांति से पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी। वो उनकी स्थिति ऐसी थी कि महिलाएं जो हैं वो दर्जी या लॉन्ड्रेस का काम करती थी। वो लॉन्ड्रेस जो थे वो वॉशिंग में कपड़े धुलती हैं, फल और सब्जियां और फूल बेचती थी, घरेलू नौकर या घर की नौकरानियों का काम करती थी। कि घर की नौकरी यानी घरेलू नौकर मतलब जैसे कि उन्हें काम करने के पैसे मिलते थे। फिर अमीर परिवार को छोड़कर यानी अमीर परिवार की जो औरतें थीं उनको ही सिर्फ शिक्षा का अधिकार था प्राप्त करने का, बाकी किसी महिला को या किसी भी महिलाओं के वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और उनको भी वो जो अधिक शिक्षा और किस तरह की शिक्षा वो ले सकती थी, खाना बनाने की शिक्षा, अपने परिवार को देखभाल की शिक्षा या अपने बच्चों की देखभाल की शिक्षा, ये सामाजिक कार्यों में भाग लेने की शिक्षा नहीं थी। कोई राजनीतिक अधिकारों की बात उनको नहीं दी गई थी। उनको शिक्षा भी जो है उनके घरों के काम करने के लिए के हिसाब से शिक्षा उनको प्रदान की जा रही थी, और वो शिक्षा वही महिलाएं लेती थी जो अमीर थी। बाकी महिलाएं जो गरीब थी उनको किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। यद्यपि वे काम करने के पैसे तो कमाती थी, लेकिन उन्हें फिर भी सारे घरेलू काम करने पड़ते थे। अब जैसे इन्होंने क्या किया था, तो बच्चों ये सारे काम तो महिलाएं करती थीं। फिर इसके बाद महिलाओं की हितों की सुरक्षा पर कि कोई भी ना तो नेशनल सभा, ना फ्रांस का संविधान और ना ही कोई क्रांतिकारियों ने महिलाओं की हितों की सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और उन्हें लिंग भेद का भी शिकार करना पड़ा। और स्टेट जनरल की जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें महिलाओं को भाग लेने ही नहीं दिया गया, उनको वंचित रखा गया। उनके अधिकारों के घोषणा पत्र में भी उनकी कोई जगह नहीं दी गई महिलाओं को। तो यहाँ पर क्या था, और महिलाओं को मत देने का भी अधिकार नहीं था। उनको सक्रिय नागरिक जो है वो कहलाते ही नहीं थे, क्योंकि उनको मत देने का अधिकार ही नहीं था। क्योंकि सक्रिय नागरिक, एक्टिव सिटीजन वही कहलाते थे जिनको मत देने का अधिकार था, और यानी पुरुष, और वो पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जो है वो स्वयं वो आगे बढ़ी, और उन्होंने जो है बहुत सारी मांग जो है वो सामने रखी। अब वो कौन कौन सी मांगें थी बच्चों? पहला तो ये कि महिलाओं ने क्या किया कि राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए पुरुषों के समान महिलाओं ने भी अपने क्लब स्थापित किए। यानी उनके स्वयं के राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र उन्होंने शुरू किए, और उन्होंने ऐसे ही क्लब का एक संगठन किया जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये एक सोसाइटी का नाम था, एक उनके क्लब का नाम था जो उनके हितों की बात करता था। और अगला क्या था कि फ्रांस के संविधान से वो निराश हो चुकी थी, क्योंकि फ्रांस का संविधान था वो पुरुषों को ही मताधिकार देने का सिर्फ अधिकार था। तो फ्रांस के संविधान से वो निराश हो गई थी, क्योंकि फ्रांस का संविधान सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार दे रहा था मत देने का, और इसमें औरतों की कोई जगह, कोई व्याख्या नहीं की गई थी। इसलिए उन्होंने संविधान से निराश होकर महिलाओं ने सक्रिय नागरिक बनने के लिए एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब आगे था कि इसमें क्या था कि पुरुषों के समान स्त्रियों के लिए भी राजनीतिक अधिकार, मतदान करने का, विधायिका के लिए चुने जाने एवं राजनीतिक पदों पर नियुक्त होने की मांग रखी गई। यानी सारे राजनीतिक अधिकार जो है महिलाओं को भी मिले, इस बात की महिलाओं ने मांग रखी। अब इस आगे क्या हुआ, जब इन मांगों को महिलाओं ने जो है सक्रिय होकर रखा, अपनी मांगों को उन्होंने रखा, तो संविधान ने यानी जो आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, जो फ्रांसीसी संविधान था, वो मजबूर हो गया, और उस संविधान में जो है उसने महिलाओं को कुछ हद तक अधिकार दिए। और लेकिन ये अधिकार कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, लेकिन फिर भी इन अधिकारों से महिलाओं की जो समस्या थी, जो महिलाओं की स्थिति थी, कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी। जैसे कि महिलाओं के लिए सामाजिक सुधारों की व्यवस्था जो है वो क्रांति के दौरान ही कर दी गई थी, क्रांति के दौरान ही की गई थी। और फ्रांसीसी संविधान जैसे कि अब महिलाएं निराश हो चुकी थी कि उसमें उनकी कोई व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन जब बाद में इन क्रांतियों को देखते हुए जब महिलाओं की आवाज़ उठी, तब फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो कुछ हद तक उनको अधिकार दिए। जैसे कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, लड़कियों स्वेच्छा से विवाह जो है वो
कर सकती थी, यानी लड़कियों को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करने के लिए कोई मजबूर नहीं किया जा सकता था। इससे पहले वो अपने माता पिता की मर्ज़ी से शादी करती थी, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करती थी। अब ये था कि विवाह के पंजीकरण जो है कि व्यवस्था की गई, स्त्रियों को तलाक लेने का भी अधिकार मिला, कि सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी तलाक लेने का अधिकार है, ये अधिकार उनको मिला। फिर उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं अपना व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया, यानी उनको जॉब ट्रेनिंग भी करने का अधिकार मिला और वो छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकती थी, उनको ये भी अधिकार दिया गया। लेकिन महिलाएं इन सामाजिक सुधारों से ही संतुष्ट नहीं थीं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक अधिकार भी चाहिए थे, राजनीतिक अधिकार भी चाहिए थे। तो बच्चों, महिलाएं जो है वो अपने सामाजिक सुधार से ही अधिकारों से संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उन्हें राजनीतिक अधिकार की भी वो मांग कर रही थी। परंतु क्रांतिकारी सरकारें जो थी इसके लिए तैयार नहीं थी। आतंक के राज के दौरान बच्चों, आपको याद होगा कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। जब आतंक का राज था तो उस समय जो है महिलाओं की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी। महिला क्लब बंद कर दिए गए थे। अनेक महिलाएं जो राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव थी, सक्रिय थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बहुत सारी महिलाओं को तो मृत्यु दंड भी दे दिया गया था। ऐसी ही क्रांतिकारी महिला थी जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जिनका नाम था ओलंप दे गूज। तो बच्चों, क्रांतिकारी महिला जो थी ओलंप दे गूज, ये एक ऐसी ये एक क्रांतिकारी, बहुत सारी क्रांतिकारी महिलाएं हुई जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में सक्रिय भाग लिया। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी महिला था जिनका नाम था ओलंप दे गूज। इन्होंने जो है ये फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सक्रिय महिलाओं में से एक थी और इन्होंने संविधान और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा का विरोध किया और उनका मानना था कि हर इंसान जो है वो बुद्धिजीवी, हर इंसान उनका मानना था कि हर इंसान बुनियादी अधिकारों का हकदार है। और इन्होंने क्या किया कि पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र जो 1793 में महिला क्लबों को बंद करने का विरोध किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र भी जारी किया और इन्होंने जिसको जैकोबिन क्लब में क्रांतिकारी सरकार यानी जैकोबिन ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, उल्टे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। यानी उन्होंने 1791 में महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की लिखी और रानी और राष्ट्रीय सभा को जारी कर मांग को उन्होंने उस पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इस सभा को जो है वो इस पर कार्रवाई करे। 1793 में उन्होंने महिला क्लब को जबरन बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना भी की और इसकी वजह से क्या हुआ, जिसमें जैकोबिन क्लब में तो उनकी घोषणा पत्र पर इतना ध्यान नहीं दिया, उल्टे उन पर देशद्रोह का जो है वो मुकदमा चलाकर उन्हें गिलेटिन पर चढ़ा दिया, यानी उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। अब महिलाएं इससे हताश नहीं हुई, बल्कि राजनीतिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष बहुत जारी रहा और इसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि सन 1944 में उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो बच्चों, महिला आंदोलन का जो क्या प्रभाव था, यानी ग्लोबल प्रभाव, यानी वैश्विक प्रभाव जो था इस महिला आंदोलन का क्या पड़ा। अब जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसमें से जो आपने अभी पढ़ा ओलंप दे गूज के बारे में कि एक क्रांतिकारी महिला थी और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के पक्ष में इन्होंने अपना मत रखा और अपने अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहीं और ये संघर्ष करते करते में इनको जो है वो देशद्रोह का मुकदमा चला के इनको गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया, इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। लेकिन महिला आंदोलन का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा बच्चों? पहला ये था कि फ्रांसीसी महिलाओं को 2 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था और फ्रांसीसी महिलाओं ने पूरी दुनिया भर की महिलाओं को प्रेरित किया। 18वीं और 19वीं सदी तक वैश्विक, यानी जो ग्लोबल इफेक्ट था वो ये वैश्विक मताधिकार, यूनिवर्सल सफरेज, यानी एक जो है कह सकते हैं मताधिकार आंदोलन सक्रिय रहा कि महिलाओं को भी जो है वो मत देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो भी देश के नागरिक होते हैं और उनको सक्रिय नागरिक का पद मिलना चाहिए। अंततः क्या हुआ, अंत में क्या हुआ कि 1946 में, 1944 में नहीं बच्चों, इससे पहले जो मैंने 1944 शायद बोल दिया था, बाय मिस्टेक मैंने बोला, 1946 में बच्चों फ्रांसीसी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी 1946 में फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया। महिला आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तो आपको यही हमें समझ में आता है कि फ्रांसीसी महिलाओं ने दुनिया भर की महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और उन्हें 1946 में जो है मत देने का अधिकार मिला। तो अब बच्चों, अगला शीर्षक आपका है गुलामी का उन्मूलन, यानी एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब यहाँ पे क्या था कि फ्रांसीसी उपनिवेश, अब ये उपनिवेश होते क्या है बच्चों, को इस उपनिवेश को इंग्लिश में कॉलोनीज कहते हैं। जैसे कि आप भी भारत का उदाहरण लें,
जब ब्रिटिशर्स भारत पे शासन करने आए तो उन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बना ली, यानी भारत पर अपना उसने शासन स्थापित कर लिया, तो यानी भारत ब्रिटिश की कॉलोनी हो गई। तो इसी प्रकार से फ्रांसीसी साम्राज्य ने बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे देशों को अपनी उन्होंने कॉलोनी बना ली थी, अपना साम्राज्य फैला लिया था। और ऐसे ही बहुत सारे द्वीप थे, महाद्वीप थे, जिनको उसने अपने अंडर, फ्रांस ने अपने अंडर में कर लिया था, उनको अपनी कॉलोनीज़ या उपनिवेश बना दिया था। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी उपनिवेश में क्या हुआ था, फ्रांसीसी कॉलोनीज़ में दास प्रथा का जो उन्मूलन था, यानी दास प्रथा का जो एबॉलिशन था, समाप्ति था, वो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। यानी जैकोबिन जब आतंक राज में जैकोबिन दल जब आतंक राज का रोज़पेरे जब संचालन कर रहा था बच्चों, तो उस समय रोज़पेरे ने यानी जैकोबिन सदस्यों ने इस दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था आतंक के राज यानी ये रोज़पेरे का, यानी जैकोबिन क्लब के जो ये सुधारकार कार्य थे उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका यही था कि उन्होंने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, लेकिन ख़त्म तो कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो जब फ्रांसीसी उपनिवेश जब ताकतवर हुए तब उन्होंने क्या किया कि कैरेबाई उपनिवेश यानी कैरेबियन आइलैंड्स हैं, कैरेबियन उपनिवेश यानी कैरेबियन एक यानी द्वीपों का समूह है, कैरेबियन आइलैंड यानी द्वीपों का समूह, महाद्वीप कैरेबियन आइलैंड। यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं जैसे कि मार्टिनिक कॉलोनी, गॉडलोप और सैन डोमिनिगो, ये तीनों कॉलोनीज़ फ्रेंच की कॉलोनीज़ थी। यहाँ पर फ्रांस जो था वो अपने तरीके से काम करता था, यानी यहाँ पे वो उस बागानों का काम करता था, यहाँ पे उसकी खेती हुआ करती थी, वो खेती। तो बच्चों कैरेबियन द्वीप जो था यानी इन 3 द्वीपों का समूह था कैरेबियन आइलैंड, वहाँ पे फ्रांसीसी के कॉलोनीज़ उपनिवेश थे, मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिनिगो। यहाँ पर तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तु की महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता था। यहाँ पे क्या करते थे, जो भी अपरिचित और बहुत दूर देश से जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की जो इच्छा का मतलब था, यानी यहाँ पे बागानों में श्रम की कमी थी। यहाँ पे जो ये प्लांटेशन थे बच्चों, इन उपनिवेशों से, इन कॉलोनी से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती थी, तंबाकू, चीनी, नील और कॉफ़ी। लेकिन इनका जो प्लांटेशन था, जो ये बागान थे, इनमें श्रम की कमी थी, यहाँ वर्कर्स बहुत कम थे, यहाँ वर्कर्स की कमी थी। और इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। यानी यहाँ पे क्या होता, त्रिकोणीय दास व्यापार मतलब ट्रायंगल स्लेव ट्रेड होता था। यानी यहाँ पर अफ्रीका से यूरोप जो थे वो जो है वो पहले अफ्रीका जाकर वहाँ पे जो है वो दास गुलामों को जो है वहाँ के लोकल चीफ, स्थानीय चीफ से ख़रीदते थे, फिर वो आकर यहाँ पे फ्रांस में, अमेरिका में हर जगह उनको बेचा जाता था। तो बच्चों यहाँ पे ये हुआ कि अब दास व्यापार जो था यानी स्लेव ट्रेड जो था बच्चों, वो 17वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था। और फ्रांसीसी सौदागर जो थे वो बोर्दे और नान्ते बंदरगाह, यानी ये फ्रांस का बंदरगाह था बच्चों, जो कि बोर्दे और नान्ते बंदरगाह, ये पोर्ट है, समुद्री बंदरगाह है, वहाँ से अफ्रीका के तट पर जहाज़ ले जाते थे। वहाँ से स्थानीय सरदारों से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वहाँ से स्थानीय सरदारों से वो गुलाम यानी दास खरीदते थे, फिर दासों को दाग कर, यानी वो जो है आग से दाग देते थे उसको, और हथकड़ियाँ लगाकर जो है वो उनको अटलांटिक महासागर के पार कैरेबाई जो आइलैंड, जब भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैरेबाई आइलैंड्स में ले जाया जाता था। और वहाँ पे लंबी यात्रा 3-3 महीने की जो है वो समुद्री यात्रा वो किया करते थे, और जहाज़ों में उनको ठूस कर भर के उनको भर दिया जाता था, और वो लोग बहुत दयनीय स्थिति में रहते थे। फिर इसके बाद उनको ले जाकर वहाँ पर उनके दास श्रम के बल पर उन्होंने यूरोप के बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उनको वहाँ पर बेच दिया जाता था, उनको वहाँ पे काम पे लगा दिया जाता था। फिर इसके बाद जो है 18वीं सदी में फिर क्या हुआ यहाँ पर कि ये दास प्रथा जो थी वो जो है बोंते और जो आपके नान्ते बंदरगाह थे वो इस तरीके से दाह व्यापार में फलते फूलते जा रहे थे। अब बच्चों 18वीं सदी में फ्रांस के इस दास प्रथा की निंदा होने लगी थी। अब मतलब अभी तक निंदा शुरू नहीं हुई थी, ज़्यादा निंदा शुरू हो चुकी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा था। और नेशनल असेंबली में भी बहुत बड़ी बहस इस मुद्दे पर हुई, लेकिन उस बहुत ज़्यादा समस्याओं का हल नहीं निकल पाया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे व्यापारियों जो है
लेकिन इसमें ये भी था कि राष्ट्रीय सभा ने गुलामों को स्वतंत्र करने के बारे में सोचा उन्होंने, लेकिन अंत में गुलामी पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए, क्योंकि वह उन अमीर व्यापारियों से बहुत डरते थे। नेशनल असेंबली उन अमीर व्यापारियों से बच्चों वो बहुत डरते थे, नेशनल असेंबली डरता था, जिन्होंने नेशनल असेंबली का समर्थन किया। लेकिन वो व्यापारी दास व्यापार से कमाई भी कर रहे थे। तो यहाँ पर लेकिन अंत में क्या हुआ कि 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्त करने का कानून पारित कर लिया। फिर बाद में दासता पे यानी गुलामी पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये कानून बहुत एक छोटे अवधि तक ही रहा। हालांकि 1794 में कन्वेंशन यानी ने रॉबस्पियर की मृत्यु के बाद जो है दासता पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए था। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि फिर नेपोलियन ने पुनः इस प्रथा को 10 वर्ष बाद जो है वो उसने फिर इस प्रथा को यानी दास प्रथा को शुरू कर दिया था, जिससे बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रोज जो होते थे, नीग्रो जो लोग होते थे, उनको गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब जब नेपोलियन ने शुरू कर दिया तो उन्हें गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, और फ्रांसीसी उपनिवेशक जो है से अंतिम रूप में दास प्रथा उन्मूलन सन 1848 में किया गया। यानी दास प्रथा उन्मूलन सन 1848 में किया गया, लेकिन इतना ज़्यादा इसकी स्लेवरी जो है ये दास प्रथा ख़त्म तो की गई, लेकिन बहुत हद तक नहीं की गई, लेकिन फिर भी कानून उनके पारित किया गया। अब बच्चों अगला और लास्ट टॉपिक आपका है कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, यानी हम इसको कह सकते हैं ना बच्चों कि इसके क्या प्रभाव पड़े, चाहे वो प्रभाव आपका फ्रांस पे हो या अपितु फिर सिर्फ फ्रांस पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में था, उसका प्रभाव क्या था। अब जैसे कि मालूम है कि फ्रांस एक फ्रांसीसी क्रांति एक युग बदल देने वाली घटना थी। इसने बहुत सारी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ों को अपनाया, और ये सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ इससे। उसके कुछ ऐसे हैं प्रभाव, जैसे कि फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला ये था कि राजतंत्र की समाप्ति हुई और सामंती व्यवस्था जो है वो या पुरानी व्यवस्था ख़त्म हो गई। जो सामंतों को विशेष अधिकार दिए गए थे बच्चों, वो सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। प्रशासनिक एकरूपता कायम हुई, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से फ्रांस एक इकाई में परिवर्तित हो गया, और इसमें संपूर्ण देश में एक प्रकार की शासन व्यवस्था कर दी गई। नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना हुई, यानी हर नागरिक स्वतंत्र था, और जो है वो और अब फ्रांस में ना तो कोई शासक वर्ग था और ना ही कोई शासित वर्ग था, यानी कोई अब शासक नहीं था और कोई ऐसा भी नहीं था कि गुलाम था। सभी नागरिक एक समान माने गए और उन्हें अपने विचार विमर्श करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिली। राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता मिली, यानी कोई किसी का यहाँ पे जैसे क्रांति से पहले फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव था, तो अब वो राजधर्म था, लेकिन राजा चर्च का हिमायती था, परंतु गैर कैथोलिक पर अत्याचार होते थे। अब क्रांति के बाद क्या हुआ, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई और राज्य का धार्मिक मामलों पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। व्यक्ति का महत्व बढ़ गया, यानी यहाँ पे 1789 में राष्ट्रीय सभा ने मानव के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत को भी आगे बढ़ाया। और फिर उसके बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना जो है उसका उदय हुआ, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे सिद्धांत का जो है वो परिपालन हुआ। एक यूरोप के सामने एक नया सिद्धांत रखा गया जिसका नाम था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। तो ये सिद्धांत यूरोप के बहुत सारे देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत बन गया, और इसके आधार पर यूरोपीय राष्ट्रों में क्रांति शुरू हो गई थी। उसके बाद नया राष्ट्रीय कैलेंडर जो हुआ, जो गणतंत्र की स्थापना के दिन जो लागू किया गया था, यानी गणतंत्र जब फ्रांस की गणतंत्र की स्थापना का दिवस है 22 दिसंबर 1792 में इसको राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो स्थापना की गई। फिर समाजवाद का आरंभ हुआ, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद का बीजारोपण कर दिया, यानी इसमें अब समाज की बात हो रही थी, सोशल इक्वालिटी की बात हो रही थी, सामाजिक समानता की बात हो रही थी। अब यहाँ पे कोई पूंजीवाद वाली बात नहीं थी कि किसी एक आदमी के हाथों में पूरी शक्तियाँ हैं और पूरा वो शासन चला रहा है। यहाँ पे जैकोबिनों ने, यानी जो आतंक के राज में जैकोबिनों के सदस्य थे, उन्होंने बहुसंख्यक गरीबों को अनेक सुविधा दी, अमीर गरीब का भेद मिटाने का भी प्रयास किया, और जो है वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने जो है समानता के आधार पर रखा। फिर शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। यहाँ पे भी था कि शैक्षणिक व्यवस्था पे चर्च का ही अधिकार था और पादरी ही शिक्षा देने का काम करते थे। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ, शिक्षा देने का दायित्व जो था सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। इसका असर क्या हुआ कि जो धार्मिक शिक्षा के स्थान पर
तो अब इसका फलस्वरूप क्या हुआ बच्चों कि धार्मिक शिक्षा के स्थान पर राज्य ने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दे दिया। फिर उसके बाद बच्चों फिर उसके बाद वाणिज्य व्यापार की वृद्धि हुई, यानी सामंती प्रतिबंधों या जो गिल्ड प्रथा थी बच्चों, जिसकी वजह से व्यापार का विकास नहीं हो पा रहा था। यानी लोग गिल्ड वो प्रथा थी बच्चों जिस पे जो व्यापारी थे वो हर एक किलोमीटर पे वो जो है वो टैक्स दे रहे थे, टोल टैक्स दे रहे थे अपने सामान वस्तुओं पर। तो वो ये टैक्स जो गिल्ड प्रथा वो समाप्त कर दिया गया। फिर नेपोलियन का कानून संग्रह नेपोलियन कोड जो है वो पारित हुआ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 1804 में नेपोलियन कोड मिला था। ये जो फ्रांस में जो है इसने जो है क्रांति के बाद जब सत्ता नेपोलियन के हाथों में आई बच्चों, तो उसने फ्रांस में सारे कानूनों का संकलन करवा दिया और ये संकलन नेपोलियन कोड के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद इसकी एक कोड तैयार किया गया और फिर इसके बाद इसने बहुत सारे यूरोप के राष्ट्रों ने भी इसका अनुसरण किया और फिर ये फ्रांसीसी क्रांति की ये एक अमूल्य देन थी। हालांकि नेपोलियन एक डिक्टेटर था, तानाशाह था बच्चों, लेकिन फिर भी उसने जो है बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए। वो लुई 16 जैसा राजतंत्र उसका नहीं था, इसने संवैधानिक राजतंत्र का पक्ष लिया। अब बच्चों फ्रांस पे ही केवल फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि यूरोप के अन्य देशों यानी पूरे विश्व में पड़ा। तो क्या पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश थे जो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। जैसे पहले यूरोप पे जो प्रभाव पड़ा, यूरोप के राजाओं के वहाँ की जनता दोनों का ध्यान फ्रांस की ओर था। क्रांति और जहाँ पे यूरोपीय शासक, बहुत सारे यूरोपीय देशों में निरंकुश शासक था, तो वहाँ वो खतरा महसूस करने लगे। अब वहाँ पे बहुत सारे देशों में क्रांति शुरू हो गई और फ्रांस की देखा देखी जो है वहाँ पे भी सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। फिर इटली पर प्रभाव पड़ा। नेपोलियन ने जो यूरोपीय राष्ट्रों में क्या किया, नेपोलियन ने यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी थी और इटली में भी जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। फिर जर्मनी पे भी प्रभाव पड़ा, यानी जर्मनी के 300 राज्यों को नेपोलियन ने 39 राज्यों में संयुक्त कर एक राज्यसंघ बना लिया था, जिसको ज़ोलराइन कहते हैं। एक ज़ोलराइन शुल्क संघ था बच्चों, जिसमें 39 स्टेट्स को यानी राज्यों को उसने मिला दिया था। फिर पोलैंड पर प्रभाव पड़ा। अब नेपोलियन ने पोलैंड को जो है एक संयुक्त पोलैंड की तस्वीर रख दी। वहाँ पे पोलैंड में क्रांति हुई और फिर इसके बाद जो है और पोलैंड भी एकीकृत हो गया। फिर इंग्लैंड पे भी प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेके इंग्लैंड ने भी 1832 का एक रिफॉर्म एक्ट तैयार कर दिया। उस रिफॉर्म एक्ट में जो है बहुत सारे सुधार कर दिए गए और फिर 1789 की जो क्रांति का परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण को भी रफ्तार मिल गई, उसको भी एक गति मिल गई। फिर इसके भारत पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत अछूता तो नहीं रहा इससे इंस्पायर होकर, इससे प्रेरित होकर मैसूर के जो शासक टीपू सुल्तान ने भी भारत से अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त करने का वो प्रयास करने लगे। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विचार भी इस क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब वे इंग्लैंड जाते तो फ्रांस से गुजरे तो उन्होंने क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्ध पोत को देखते तो बड़ा ही उनको एक सुकून मिलता और बहुत ही उससे वो इंस्पायर होते, बड़ी और स्वतंत्रता और समानता और इस तरह समानता और बंधुत्व के विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए थे और उन्होंने भी अपने विचारों को जो है उन्होंने भी जो है इससे आगे बढ़ाया। इसके थ्रू उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया। तो बच्चों अब आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, हम यही समाप्त होता है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब बच्चों जो है आपको मैं जैसे मैंने भी वीडियो में शुरू में ही बताया आपको कि यूनिट टेस्ट जो आपके शुरू होने वाले हैं, तो आप पाठ को थरली पढ़िएगा और कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों की एक्सरसाइज से या मैं क्वेश्चन जो आपको दूंगी वो आए। मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, आप आंसर स्वयं लिखिएगा, खुद से लिखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट्स में पढ़ाया है और ऐसे भी समझाया है। तो आप जो है उत्तर आपको उससे मिल जाएंगे, आपको मदद मिलेगी। और बच्चों वीडियो ज़रूर देखिएगा और पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।